नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर। और मैं हरिओम सिंह। आपका जो टॉपिक है 10th क्लास के अंतर्गत, वो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे मुहावरे। सामान्य सा टॉपिक है, ये सरल टॉपिक है। इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं है जो कि आपको समस्या खड़ी करे। नंबर लाना बड़ा आसान है इस टॉपिक में। कुछ मुहावरे आपको याद करने हैं और उन्हीं से आपको 4 नंबर की प्राप्ति हो जाएगी। सिलेबस में अभी तक जो देखें, मैं बात करूं तो व्याकरण के अंतर्गत अभी तक जो टॉपिक हैं आपके, जो सिलेबस को बदल करके परिवर्तन करके जो 40% सिलेबस 40% कम करके जो सिलेबस हमारा आया है 10th क्लास में, तो 40% कम करने के बाद में हमारे जो टॉपिक बचते हैं ग्रामर में, उनमें समास टॉपिक है आपके सिलेबस में। दूसरा जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वो है वाक्य शुद्धि। थर्ड जो टॉपिक है आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो टॉपिक है मुहावरे। और फोर्थ जो टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में वो है आपकी लोकोक्तियाँ। ठीक है, कहने का आशय क्या है कि जो सिलेबस का निर्धारण किया गया है, अब उस टॉपिक में से जो हमारा पहला टॉपिक चलता था क्रिया विशेषण, वो टॉपिक हटा दिया है। क्रिया भी हटा दिया है और विशेषण को भी क्या कर दिया है, हटा दिया है हमारे सिलेबस में से जो टॉपिक थे दोनों। दूसरा कारक था, काल था, वाच्य था, ये एक टॉपिक था तीनों को मिला करके। कारक काल वाच्य का वो टॉपिक भी हटा दिया गया है। इसके बाद में जो बचे हुए टॉपिक थे समास, जो प्रथम जो हमारा जो टॉपिक चले थे, पहला जो टॉपिक विस्तारित रूप से हमने पढ़ा था, वो टॉपिक हमारा कौन सा था, समास। और अगर अंकों की बात करें तो ये पहले जो समास आपका 2 अंक का था, यहाँ पर 4 अंक का हो गया है, ध्यान रखना। ठीक है, कितने अंक का, 4 अंक का। जो पहले समास टॉपिक हमारा 2 नंबर के अंकित अंतर्गत था, वो अब 4 नंबर का है। वहीं वाक्य शुद्धि जो टॉपिक था हमारा पहले जो 2 अंक का था, वो अब 4 अंक का हो चुका है, अर्थात दोगुने। जहाँ पहले ये 2-2 अंक के थे टॉपिक, वहीं अब ये टॉपिक आपके 4-4 अंक हो चुके हैं। मुहावरे जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक भी आपका कितने अंक का हो गया, 4 अंक का हो गया है टॉपिक। जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक जो है हमारा 4 अंक का है। मैं ये लिख देता हूँ, मुहावरे अंक कितने, 4 अंक का टॉपिक है मुहावरे। उसके बाद लोकोक्तियाँ जो हैं हमारा 2 नंबर की टॉपिक है। इसमें 40 नंबर टोटल आपकी जो है 40 नंबर का सिलेबस में हो जाएगा। वाक्य शुद्धि में, समास में ये पूरा की पूरा विस्तार से हो चुके हैं। अब जो टॉपिक चलेगा आपका वो वाला टॉपिक है मुहावरे। ध्यान रखना, पहले इनमें जो सवाल प्रश्न आया करते थे वो सामान्य प्रश्न हुआ करते थे, जिसमें कि एक शब्द दे दिया और उसमें पूछ लिया समास से। लेकिन अब जब ये 4 नंबर का टॉपिक है तो इसमें डेफिनेशन, परिभाषा वगैरह कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। वैसे ही पहले जो वाक्य शुद्धि थी, वो वाक्य शुद्धि जो 10th क्लास में आपको दिए जाते थे, उसमें क्या था कि एग्जामिनर के द्वारा एक अशुद्ध वाक्य दिया जाता था और 2 अशुद्ध वाक्यों को हमें शुद्ध करना होता था। लेकिन अब
जब 4 नंबर का टॉपिक है तो या तो वो 4 अशुद्ध वाक्य दे सकता है या फिर ये पूछ सकता है कि कौन से वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं, किससे संबंधित अशुद्धियां हैं, इसे वो बता सकता है। ठीक है, जैसे कि वाक्य शुद्धि में इससे संबंधित अशुद्धियां हैं, या मुहावरों में इनसे संबंधित अशुद्धियां हैं, या लोकोक्तियों में इनसे संबंधित अशुद्धियां हैं, कुछ भी वो बता सकते हैं। ठीक है, अब हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पहले मुहावरे फिर लोकोक्तियां। ठीक है, व्याकरण में इतने ही टॉपिक दिए हुए हैं। हमारी जो कंप्लीट व्याकरण है वो 14 अंक की ही निर्धारित की गई है, 14 अंक की ही है, जिसमें कि अब हम 4 अंक वाला टॉपिक मुहावरे पढ़ेंगे। पहली बात, मुहावरे पढ़ने से पहले वहाँ अर्थ, यहाँ मैं आपको मुहावरे और उनका अर्थ लिखाऊंगा, आप अपनी नोटबुक में उन अर्थ और मुहावरों को लिखते हुए चले जाओगे। वाक्य में प्रयोग आपको स्वयं करना है। ज़्यादातर एग्जामिनर वाक्य में प्रयोग कम करवाता है, लेकिन वाक्य में प्रयोग करना बड़ा आसान होता है मुहावरों का, तो वो आप अपने अर्थ पे कैसे भी कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे कठिन जो मुहावरे आएंगे जिनका वाक्य में किस तरह से प्रयोग करना, वो मैं आपको यहाँ से साथ ही साथ बताता चला जाऊँगा। दूसरी बात, मुहावरे जो पेपर में आते हैं, एग्जामिनर देता है, कोई मुहावरा दिया, सीधा सीधा उसका अर्थ पूछता है। अब तक के सिलेबस के अनुसार हमारे जो मुहावरे आते थे वो आते थे 2, लेकिन इस साल जब 4 नंबर का टॉपिक है तो या तो 8 मुहावरे आने की संभावना है या फिर 4 मुहावरे आने की संभावना है, और साथ ही साथ उनका वाक्य में प्रयोग भी आ सकता है। तो जो मुहावरे टॉपिक है उससे पहले मैं इसकी अगर बात करूं मुहावरे है क्या है उस परिभाषा के अंतर्गत, तो देखें, एक ऐसा वाक्यांश होता है, एक ऐसा वाक्यांश जो वाक्य रचना में अपना अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है, अर्थात जो वाक्यांश सामान्य, सामान्य अर्थ की प्राप्ति ना, सामान्य अर्थ की प्राप्ति ना कराकर विशेष अर्थ का बोध, विशेष अर्थ का बोध कराता है, वह मुहावरा कहलाता है। कहने का आशय यह है, परिभाषा के सामान्यतः पूछा जाए, एक ऐसा वाक्यांश होता क्या, ये वाक्यांश क्या होता है, ये वाक्यांश एक ऐसा वाक्यांश जो वाक्य रचना में, जब कोई वाक्य की रचना की जाती है, उस वाक्य रचना में अपना विशेष अर्थ प्रकट करता है कि जो उसका अर्थ है, उसका अर्थ क्या लिया जा रहा है, विशेष अर्थ क्या है उसका, उस अर्थ को वो प्रकट करने वाला होता है,
अर्थात जो वाक्यांश सामान्य अर्थ की प्राप्ति न कराकर विशेष अर्थ की प्राप्ति कराता है। एक सामान्य अर्थ की प्राप्ति न कराकर, सामान्य अर्थ की प्राप्ति न कराकर विशेष अर्थ का बोध कराता है। कोई भी ऐसा वाक्यांश, वाक्य जो कि एक सामान्य अर्थ की प्राप्ति नहीं कराएगा, उससे सामान्य अर्थ ना निकल करके कोई एक विशेष अर्थ निकलेगा, कोई एक विशेष बात निकल करके आएगी, विशेष अर्थ का बोध कराया जाएगा, वो ही हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो हमारे मुहावरे के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, यहाँ हम जिन मुहावरों को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्लास 10th के लेवल के। जैसा क्लास 10th है तो उसके लेवल पर किस प्रकार से मुहावरे आ सकते हैं, उसी के लेवल से हम मुहावरे पढ़ेंगे। ना ज़्यादा सरल, ना इतने हाई या कठिन कि जिसकी सिलेबस से आगे ही हो। दूसरी बात, हमारे सिलेबस के अनुसार जो मुहावरे दिए हुए हैं वो हमारे पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत हैं। अर्थात जो विभिन्न प्रकार के हमारे पद भाग या गद भाग पढ़ेंगे हम बुक का, तो गद भाग में भी और पद भाग में भी, और जो चैप्टर है उनके बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग किया गया है। वहीं से मुहावरों आने की उस बुक में से ही ज़्यादा संभावना रहती है। कहने का आशय यह है कि जो सिलेबस का निर्धारण किया गया उसमें स्पष्ट लिखा हुआ होता है पाठ्य पुस्तक में आए हुए मुहावरों का ही प्रयोग करना होता है। हमारे जो सिलेबस दिया हुआ उसमें जितने भी चैप्टर हैं उन चैप्टर के अंतर्गत बीच बीच में कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उन्हीं मुहावरों में से ज़्यादातर पेपर में आने की संभावना रहती है। उन्हीं मुहावरों को मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा और यहाँ पर मुहावरों के अंतर्गत मैं आपको अर्थ मुहावरे लिख करके उसका अर्थ लिखाऊंगा। जो कठिन मुहावरा हुआ उसका वाक्य में प्रयोग करना भी बताऊंगा। आप सामान्य रूप से इनको लिखते हुए चले जाओगे, ठीक है। तो देखें, अगर मैं मुहावरों की बात करूं तो देखें, पहला मुहावरा है दुख बांचना। दुख वांचना, दुख वांचना होगा छिपे दुख को समझना, छिपे दुख को समझना। दुख वांचना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है छिपे दुख को समझना। छिपे दुख को समझना, ठीक है। दुख वांचना नहीं आता था, ये कन्यादान वाला जो चैप्टर है, उस कन्यादान वाला जो चैप्टर दिया हुआ है ऋतुराज वाला, उसमें से लिया गया। अब सिलेबस में से कौन कौन चैप्टर हटाए गए उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक है, लेकिन हमें तो पाठ्य पुस्तक के मुहावरों का अध्ययन करना है। तो ये दुख वांचना जो आया हुआ है मुहावरा, ये आया हुआ है एक ऋतुराज की जो कविता दी हुई है पदभाग में कन्यादान, उसमें से लिया गया है। इसका आशय होता है छिपे दुख को समझना, ठीक है। दुख वांचना, किसी के दुख को पढ़ना होता है, जो छुपा हुआ दुख है उसको पहचानने के समान होता है, उसको पहचानना होता है, समझना होता है। दूसरा है धूल में नहाना। धूल में नहाना, व्यर्थ का प्रयास करना। धूल में नहाना अर्थात धूल में नहाने से उल्टा शुद्ध ना हो अशुद्ध हो जाते हैं एक तरह से। तो इसी तरह से व्यर्थ का प्रयास करना, ठीक है ना, व्यर्थ का प्रयास करना। तो अब इनका जैसे वाक्य में प्रयोग करोगे तो वाक्य में प्रयोग आप अपने अनुसार कर सकते हो। जैसे मोहन दिन रात मेहनत करता है लेकिन उसकी जो सारी मेहनत है वो धूल में नहाने के समान है, अर्थात व्यर्थ का प्रयास करना होता है। थर्ड, तीसरा जो है वो है तंबू तानना।
तंबू तानना, कहीं पर स्थिर रूप से जम जाना, कहीं पर स्थिर रूप से जम जाना, कहीं पर स्थिर रूप से जम जाना, तंबू तानना। अर्थात जहाँ भी हम रहते हैं, ये जो है बादलों के रूप है कि बादलों ने अपना तंबू ताना हुआ है पृथ्वी के ऊपर और वर्षा, घनघोर वर्षा होने वाली है, उस चैप्टर में से लिया गया है। और तंबू तानने का आशय किसी जगह एक निवास बना लिया जाता है। तंबू तानना, तंबू को तान कर कहीं एक जगह निवास स्थान बना लिया जाता है, रहना शुरू कर देते, स्थित बन जाती है वह जगह। तो कहीं पर स्थिर रूप से जम जाना है, निवास करना, स्थित जम जाना, ये क्या होता है? तंबू तानना। ठीक है, अगला है तंबू तानने के बाद में लाव लश्कर समेटना, लाव लश्कर समेटना, सामान समेटकर चल देना। सामान समेटकर चल देना, ये लाव लश्कर समेटना, ये उस वाले चैप्टर सेनापति से में जो कि उन्होंने सेनापति जी ने जो ऋतुओं का वर्णन किया है उस चैप्टर में से लिया गया है। ठीक है, कि जो शीत ऋतु है, वो शीत ऋतु जब आती है तो जो गर्मी की ऋतु है, वो गर्मी की ऋतु अपनी और लाव लश्कर को समेट करके चल देती है। तो सेनापति वाला चैप्टर जिसमें कि चारों ऋतुओं का जो वर्णन किया गया है, उन चारों ऋतुओं के अंतर्गत वहाँ पर आपके वहाँ पर ये लाव लश्कर समेटना अंतिम पंक्ति में दिया हुआ है मुहावरा। तो लाव लश्कर समेटने का आस्का होता है सामान समेट करके चल देना। जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है तो शरद ऋतु और शीत ऋतु आती है तो ये ग्रीष्म ऋतु है अपने जो सामान को समेट करके चल देती है, ऐसा आशय वहाँ से लिया गया है। तो सेनापति वाले चैप्टर में 4th जो पैराग्राफ है, उस 4th पैराग्राफ में शीत ऋतु के अंतर्गत लाव लश्कर समेटना उस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अगला है अमृत से सींचना। अमृत से सींचना, जीवनी शक्ति का संचार करना। जीवनी शक्ति का संचार करना। अमृत से सींचना, अमृत एक जीवन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अमृत से सींचना, जीवनी शक्ति का संचार करना। नेक्स्ट मुहावरा है तन देना। प्राण न्यौछावर करना। प्राण न्यौछावर करना। तन देना, तन देना का जो आशय होगा वो है प्राण न्यौछावर करना। तन माने होता शरीर, अर्थात प्राण, सब कुछ समर्पित कर देना। नेक्स्ट है आपका वे मौसर की बात। बेमौसर की बात, इसका होगा निरर्थक बातें करना। बेमौसर की बात, बेमौसर की बात का क्या होगा? बेमौसर की बात का होगा निरर्थक बातें करना। अर्थात
रूखी लगे राजिया, बेमौसम की बात, अतः मौसम आता समय। ये राजिया रा सोठा जो आपका चैप्टर दिया हुआ है, राजिया सोठा चैप्टर वाले में से यहाँ पर बेमौसम की बात, ये मुहावरा आया हुआ है। अर्थात बिना समय कोई ऐसी बातें करना जो समय ना हो। तो बेमौसम की बात, बिना समय दे के बात करना, निरर्थक बात करना, जिन बातों का कोई महत्व नहीं होता उन बातों को करना बेमौसम की बातें कहलाता है। 8वां देखिए, ये अर्थ में प्रयोग कर रहा हूं मैं सभी का। अगला है संगत का असर होना। संगत का असर होना, संगति का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देना। संगति का असर, संगति का असर या संगति का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देना। संगति, संगत का असर होना, इसका जो आशय होगा वो होगा संगति का प्रभाव बिल्कुल या स्पष्ट रूप से दिखाई देना। 9वां जो होगा वो है आपका फूला ना समाना। फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अत्यधिक प्रसन्न होना, फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। फूला ना समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। भाग्य सो जाना। भाग्य सो जाना, मन इच्छित लाभ नहीं मिल पाना। मन इच्छित लाभ नहीं मिल पाना। मन इच्छित लाभ नहीं मिल पाना। भाग्य सोना कि जागी व जगन में, अर्थात आंख खोली देखो तो न घन है न घनश्याम, वही दृग छाई आंसू हो गगन में। जो एक नायिका सखी वाला जो है, जो भगवान श्री कृष्ण के मेल मिलाप को सपने में देख रही है, उसमें से लिया गया ये मुहावरा होता है कि भाग्य सो जाना। जैसे ही वो जागती है तो भगवान श्री कृष्ण से मिलन का जो संदेश है, जो सपना है, वो उसके क्या हो जाता है, भाग्य सो जाते। तो मन इच्छित लाभ ना मिल पाना, तब मन की इच्छा पूर्ण ना हो पाना, कंप्लीट पूरे ना हो पाना, इससे लिया गया है। तो इस प्रकार से आपके ये 10 मुहावरे यहाँ तक क्लियर हो चुके हैं। दुखवाचना, छिपे हुए दुख। अब तो आपको जो मुहावरे आएंगे वो इसी तरह से आएंगे। आपको अजीब से लग रहे होंगे ये मुहावरे सभी, ठीक है, कि सामान्य से नहीं है, 9 2 11 होना, ऐसे नहीं है, सामान्य से नहीं है। लेकिन ये जो जितने भी दिए हुए हैं आपके, ये आपकी पाठ्य पुस्तक से हैं। किससे हैं? पाठ्य पुस्तक। आपकी ये सभी जो मुहावरे हैं, ये सभी के सभी मुहावरे आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए मुहावरे हैं। और पाठ्य पुस्तक में से ही आपके ये सभी मुहावरे आने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत है कि ना, ये सामान्य आपको मुहावरे आएंगे। तो यहाँ तक आप क्लियर करें, इससे आगे के मुहावरे हम आगे देखते हैं। धन्यवाद।